In this video, we are going to discuss about the theorem of parallel axis. Okay, हम theorem of parallel axis के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है theorem of perpendicular axis। तो सबसे पहले कि इस एरिया से सवाल कैसे पूछा जा सकता है, तो जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का होगा। परमेबल क्वेश्चन जो है वो स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आप पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट दीजिए और उसको प्रूव करिए। देखिए, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस थ्योरम को पढ़ने का एज क्या है, फ़ायदा क्या है। तो ये जो थ्योरम है, इससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का निकाला जा सकता है, उसकी वट एवर शेप ऑफ द बॉडी में बी। बॉडी की जो मर्जी शेप हो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी है वो थिन होनी चाहिए। द बॉडी शुड बी थिन इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसकी जो लेंथ, ब्रेथ और रेडियस के कंपैरिजन में वो बहुत पतली होनी चाहिए और वो प्लेनर होनी चाहिए। वो प्लेन बॉडी का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाला जा सकता है। इसका दूसरा है जी, पहली बात तो ये कि ये किसी भी तरह के शेप की बॉडी का निकाला जा सकता है। और उसमें उसमें देखिए, आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या था, अराउंड जेड एक्सिस निकालेंगे। एक ऐसी एक्सिस जो एक्स बाय दो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, उस एक्सिस के किनारे निकाला जाएगा। पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैन बी फाउंड अबाउट एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के किनारे जो है वो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। यदि मान लो इसका स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे आप पी क्यू एक्सिस की ओर निकालें, चाहे आप उस एक्सिस को यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, किसी भी पॉइंट सेंटर ऑफ मास के बाद आप इस एक्सिस को कहीं भी चूज कर लें, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा उस एक्सिस के किनारे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पी क्यू ले लेते हैं, तो सबसे पहले होगा हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास निकालना है, प्लस हमने इस एक्सिस के किनारे, जिस एक्सिस के किनारे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल एक एक्सिस खींचनी है जो सेंटर ऑफ मास से गुजरती हो। तो ये आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ये तरीका रहेगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। अब हम क्या करते हैं कि इस थ्योरम को कुछ वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं कि हमने इसका जो स्टेटमेंट है उसको कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। सो सी हियर, ये देखिए, अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। यही आपको एग्जाम में लिखना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, movement of inertia of a body about any axis, that is I, is equal to, is the sum of, this is the sum of movement of inertia of a body about a parallel axis. Movement of inertia of a body about a parallel axis, I'm talking about this. Movement of inertia of a body about the parallel axis that is passing through the center of mass, and the product of the mass and the square of the distance between the two axes. Product of the mass and square of the distance between, d is the, ये जो square किया है ना, d is the distance between two parallel axes. So this is the product of mass and the square of the distance between two parallel axes. So this is the way to find the movement of inertia about any axis. अब सिंपली समझें कि आपने एक सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ले ली, इसके बाद आप कहीं भी पैरेलल एक्सिस किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, और वहाँ से जब आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले सेंटर ऑफ मास का, जो हम ऑलरेडी निकालना जानते हैं, और उसके बाद जो मास ऑफ द रिजिड बॉडी है, और जहाँ कहीं भी आपने एक्सिस चूज़ की है, इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, दोनों मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना और उसमें जोड़ देना है। सो ये रहेगा प्रोसेस। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ वी केम टू नो that this expression exists to find the moment of inertia, okay, about any axis.
सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज, एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, पर हमें समझते हैं कि आपको प्रूफ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। हम देखिए, हम हमारे पास जैसे आई सेंटर ऑफ मास इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of the rigid body about the center of mass, and I be the movement of inertia about the chosen axis, that is PQ. Okay, so D is the distance between these two parallel axes. यहाँ हम चूज करते हैं कि हमारे पास कोई एक मास है, mass M, which is located at point A, and x is the distance between this mass point to the center of mass axis, and then x plus d. So this is x plus d, ये आपको साफ दिख रहा है, x plus d is the distance of this mass point to the chosen axis PQ. So it is so simple now to solve. And the movement of this, first we will start with the movement of inertia of the particle about the axis PQ. The movement of inertia, of particle about, of particle, पहले हम इस पार्टिकल का निकालते हैं, about PQ. ओके, सो दिस इज सिंपल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। हम निकालते कैसे हैं? मास कौन सा है, जिस मास की आप बात कर रहे हैं वो m है, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये आगे आपके पास डिस्टेंस आपका है x प्लस डी, और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। इतनी साधारण बात है। अब हम सारी बॉडी का निकालते हैं एक्स एक्सिस के किनारे, है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट एक्सिस PQ, movement of inertia of whole body about axis PQ, एक्सिस के। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला रहता है। इसको आप एक रफ वर्क जैसा मान सकते हैं, mi एंड ri स्क्वायर, यही हम यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ हम समेशन का साइन लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गया मास, और x प्लस डी का स्क्वायर। अब आप इसको खोल सकते हैं। तो इसको फर्दर यदि हम खोलते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस समेशन साइन, दिस इज m, एंड दिस इज, इसको खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, राइट। एंड इफ बी ओपन इट फर्दर, इसको हम अलग अलग करके खोल लें, तो आ जाएगा सम ओवर m x स्क्वायर प्लस समेशन m d स्क्वायर प्लस समेशन 2x, सॉरी, यहाँ आप लिख सकते हैं m 2mx इंटू डी। ओके, सो देखिए, आप यहाँ देखिए, मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ से देखिए, तो ये तो हो जाएगा मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस प्लस दिस एम डी स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द मासेस। जब मास सारे जुड़ जाएंगे, देन इट्स मास ऑफ द रिजिड बॉडी। सो यदि ये सारा मास जुड़ जाएगा, तो रिजिड बॉडी का मास जो है, जो कि कैपिटल M, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा एम डी स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट, दिस इज प्लस। अब हमें इस पार्ट के बारे में बात करना है, सो यू कैन राइट 2d आउटसाइड एंड सम ओवर एम एक्स। सो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है कि जो एम एक्स वाला पार्ट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो सम ऑफ ऑल एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो समेशन ऑफ ऑल एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए, इसको समझिए, ये इसका इसका मीनिंग क्या है। हमने एक फार्मूला किया है ऑलरेडी, कि जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास है, देखिए इसको हमने यूज़ किया है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको पहले हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है।
और ये जो है होता है MIRI, ओके, डिवाइडेड बाय M। सो जो ये वाला पार्ट है ये एक वेक्टर सम है, और जो वेक्टर सम होगा उसमें क्या होगा, ये देखिए, कब इस साइड को यदि करेंगे तो प्लस एम एक्स आ जाएगा, इसके जो ऑपोजिट साइड से करेंगे तो माइनस एम एक्स आ जाएगा। सो ऑल द एम एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो यदि द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द ओरिजिन, okay, if the position of center of mass will lie at the origin, then sum of all MIRI is equal to zero. Then sum of all MIRI is equal to zero. So I'm using the same concept over here. यदि center of mass की जो position है वो center में lie कर रही है, then the sum of all MIXI will be equal to zero. So ये वाला जो part होगा इसको हम zero कर देंगे. So it will become zero. Then what will happen then? Then the movement of inertia about an axis PQ will become, वो हो जाएगा आपके पास movement of inertia about the center of mass plus this is the mass of the rigid body and the square of the distance between the two parallel axes. So this is what is required as a proof. Okay, the application part of the theorem of parallel axis with the help of example number 7.11 and 7.12 of NCERT. सो सबसे पहले हमसे सवाल पूछा गया है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करिए। एक रॉड है आपके पास जिसका मास m है और उसकी लेंथ l है। यू कैन सी इन द फिगर बिलो अबाउट एन एक्सिस दिस इज परपेंडिकुलर टू इट, जो उसके परपेंडिकुलर है और किसी एक किनारे के ऊपर है। तो इसको यदि हमें समझना है तो सिंपल हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि यदि आपको किसी रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के किनारे, यही इस थ्योरम का इम्पोर्टेंस है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए और उसके बाद उसके पैरेलल एक एक्सिस खींच दीजिए और मास ऑफ द बॉडी लिख दीजिए, और जो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है d, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और इनको दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये आपके पास आ गया द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यहाँ हम लिखते हैं कि यदि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो एनसीईआरटी का जो डाटा है, टेबल है, वहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज़ 1/12 दैट इज़ ml²। ये रॉड जो है उसका मास है एंड l इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड, ये रॉड की लेंथ है l। ओके, सो अबाउट द सेंट्रल एक्सिस PRS, then this is the moment of inertia about the axis RS। इसका मतलब ये हुआ कि यदि RS के किनारे यदि आपकी रॉड ऐसे ऐसे करके घूमती है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका जो रोटेशनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सो एंड देन द D here, D is the distance between the parallel axis is L/2। आप देख लीजिए इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो L/2 है। अब इतना ही करना है हमें, तो हम यहाँ लिखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस दैट इज पी क्यू, जो हमने एक किनारे पर चूज की है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास वो आ जाएगा आपके पास 1/12 एंड ml² प्लस दिस इज द मास ऑफ द रॉड और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस इज L/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। So we are left with I is equal to 1/12 ml² plus m time this is L²/4. So you can write it further, I is equal to 1/12 ml² प्लस आप 3 से गुणा कर दें, 3 से भाग कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3 ml²/12, right? So we have moment of inertia, it is equal to 1/12 ml² plus 3 ml², it is 4 ml² into
4 ml square, and you are left with this is 1 by 3 ml square. So इस तरीके से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करके पी क्यू एक्सिस के किनारे यदि ये रॉड घूमती है एक किनारे के अराउंड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. दिस इज़ द इजी वे टू डू इट. अब हम एक अलग शेप, जो हमारे पास यदि एक रिंग है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं. तो सेंटर के किनारे तो हम जानते हैं कि उसको हमने ऑलरेडी निकाल रखा है. ये देखिए आप, इसके किनारे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यदि एक रॉड जो है, सॉरी, यदि एक रिंग जो है वो ऐसे रोटेट करता है, इसको हम ऐसे तो नहीं बना सकते, ऐसे करके हम बना देते हैं. और इसके किनारे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जो होगा वो एम आर स्क्वायर होता है. और दूसरा हमने डायग्राम किया था कि ये हम सब कर चुके हैं. फिर हमने निकाला था कि यदि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे निकालते हैं अलोंग द डायमीटर, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वन ऑफ द डायमीटर ऑफ ए रिंग, तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है about any diameter. So it's having two diameter A, B and C, D, and this is the central axis. So if your ring is rotating like this, then its moment of inertia along one of the diameter is mr square by 2. तो ऊपर वाले डायग्राम में आप गौर से देखें कि यदि हमें यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना है और हमने निकाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू, दैट इज अ टेंजेंट, तो ये निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास के किनारे यदि हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इस सेंट्रल एक्सिस आर एस के किनारे निकालेंगे. दूसरा मास ऑफ द रिंग और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर करना पड़ेगा. तो हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट पी क्यू. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along the diameter of the ring प्लस मास ऑफ द रिंग और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है. तो along द डायमीटर कितना होगा ये आप यहाँ देख लीजिए. दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ हम लिख देंगे आई डी इज इक्वल टू दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. तो हम यहाँ लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट मीन्स पी क्यू, इट कैन बी रिटन एज एम आर स्क्वायर बाई 2 plus mass of the ring and the distance is r square. ये देखिए रेडियस होगा. so we can solve it now. about pq is this is mr square by 2 plus 2mr square by 2. so this is 2 plus 1 3 by 2. this is 3 by 2 mr square. So moment of inertia of this ring about its tangent is 3 by 2 mr square. So you can learn now how to apply the theorem of parallel axis and usefulness of this theorem to find the moment of inertia. Okay.